You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. देखो, फ्लूइड में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। ये है सरफेस टेंशन। वैसे तो ये एक सिर्फ सरफेस पर ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे इसके रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। बेसिक आइडिया सरफेस टेंशन का हम लोग कैसे लें? कितने लोगों ने जो डस्ट या मड, जो वाटर, जो रोड साइड में या कहीं पर भी वाटर जो लॉगिंग होती है, उस पर वाटर के ऊपर मच्छर को बैठते देखे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट थिंग कि मच्छर पानी के ऊपर बैठा हुआ है? देखे हो? ये बहुत कॉमन सा बात है। पानी के ऊपर मड नहीं, एक अलग चीज है। पानी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है। पानी के ऊपर मच्छर कैसे बैठ सकता है? कोई भी, उसका भी तो एक वेट है। पानी के ऊपर कैसे बैठ सकता है वो? इसके अलावा जो नॉर्मल हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर कपड़े साफ करने हो तो उसको डिटर्जेंट में भिगोते हैं, उसको गुनगुने पानी में भिगोते हैं। अभी डिटर्जेंट में भिगोना या गुनगुने पानी में खास करके भिगोना, ये क्या इंश्योर करता है? वाई? अगर हम उसको गुनगुने पानी में भिगोए तो वो ज्यादा अच्छे से साफ है, और वही अगर हम ठंडे पानी में भिगोए तो उतने अच्छे से साफ नहीं हो पाता, ज्यादा मेहनत लगती है। आजकल बहुत सारे जो हमारे वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी हॉट वाटर का ऑप्शन आ गया है। इसके अलावा जैसे, आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव
सीन लालटेन देखे हो? लालटेन कितने लोगों ने लालटेन देखा है? जो पुराने समय में लालटेन चलते थे, केरोसिन वाले, लैंप बोलते थे हम लोग, लालटेन बोलते थे। अब तो वो ऑब्सोलेट हो गया, बिल्कुल भी वो नहीं दिखते। या फिर चलो अभी अभी जो सब लोग देखते हो उसके बारे में बात किया जाए। जैसे जो पूजा वगैरह में जो हम लोग वो दीप यूज करते हैं, अखंड दीप, ऐसा। तो अखंड दीप में जो वाटर होता, मतलब जो ऑयल, वो ऑयल होता है, वो नीचे होता है, और उसकी रिक्वायरमेंट होती है जहां पर लौ जल रही होती है, वहां अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट होता है। बायो के स्टूडेंट हो तुम लोग। वहां पर वाटर जो है वो प्लांट्स के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। तो ये सारी चीजें होती कैसे? हाउ द वाटर इज मूविंग इनसाइड द वाटर, इनसाइड द प्लांट, अगेंस्ट द ग्रेविटी। नॉर्मल पानी नीचे जाता है, लेकिन प्लांट में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर जाता है। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। आई डोंट, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, हमने बायो जब पढ़ी थी, एसेंट ऑफ सैप ही बोलते हैं ना इसको। आप लोग सब बायो वाले ही बच्चे हाँ हो। सर। एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट वाटर। तो ये सब जितने भी फिनोमेना है, ये सब सरफेस टेंशन के कारण ही होते हैं। और इस सरफेस टेंशन को अगर हमको ढंग से समझना है, तो हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सरफेस लिक्विड का कैसा बिहेव करता है। देखो, एक है कि ऐसा बिहेवियर होता क्यों है, ये एक अलग डिस्कशन है। अगर हम जैसे बोलते हैं कि लिक्विड का जो सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर ये ऐसा होता क्यों है, एक अलग डिस्कशन है इस बात का। लेकिन जब तक अगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, तब तक हम ये मानने को तैयार ही नहीं हुए कि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तब ये गड़बड़ बात है। द रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन इज ए डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। लेकिन एक लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ये पहले हमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होती है, ये मैं तुम लोग से थोड़ा समझना चाहता हूं। जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, मेरे को कोई बताए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल। ये देखो, ये जो आंसर है ना, चलो नुपुर आप बताओ, व्हाट इज स्ट्रेच मेम्ब्रेन? सर एग्जाम्पल उसका तबला है। तबला, गुड, वेरी गुड। हाँ, और वेरी गुड, अच्छा है एग्जाम्पल। श्रावणिया बताओ एक एग्जाम्पल। सर ट्रैम्पोलिन। वो क्या होता है? सर मतलब वो उस पे जंप करने पे और ज्यादा ऊपर अच्छा जाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो वाला, उसको मैं एक्चुअली, मेरे को नाम नहीं पता था, सॉरी। हाँ सही बोल रहे हो, वेरी गुड, बढ़िया है, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल, मतलब ये सारे एग्जाम्पल बुरे नहीं है, मैं ट्रस्ट में, वेरी गुड एग्जाम्पल्स यू हैव, समझे हो। हम अलहारा बताओ तो। सर मैं भी ट्रैम्पोलिन ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तुम लोग, लगता है तुम लोग ने बचपन में बहुत खेला नहीं किया, और अभी तुम लोग, मतलब अभी क्या, बच्चे जो है उनके पास खेलने को बहुत सारी चीजें हैं। बर्थडे में बलून फोड़ते हो, तो जो बचता है बलून फोड़ने के बाद, कभी उसके साथ खेले हो? अब तो मतलब लोग केयर भी नहीं करते, एक बार बलून फूटा उसके बाद उसको कोई केयर नहीं करता। हम लोग के टाइम पर पहले तो इतने बलून नहीं होते थे, कम ही, हम लोग छोटा में ही बनाते थे जो भी। और बलून जब फूट जाता था ना, तो उससे जो बचा हुआ वो मटेरियल जिससे वो बलून बनता है, उससे फिर छोटा छोटा ऐसा हम लोग वो बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो उसको मतलब बबल जैसा बनाते थे छोटा, उस किसी के सर पर टक टक मार के फोड़ते थे। नहीं किया हो कभी ऐसा? हाँ सर, वो जब बलून फूट जाता है तो उसको फिर से फुलाते हैं छोटा सा बनाने के लिए, वही वाला तो ना? छोटा सा ऐसे ऐसे उंगली डाल के उसको सक करके, और फिर हाँ ऐसे सर, ऐसे हाँ। ऐसे गोल गोल टाइट करके, और किसी के सर पर मारते हैं, चट से आवाज होती है। तो वो जो
मटेरियल बचता है ना, बलून जिस चीज का बना होता है, तुम ऐसा सोचो, फटा हुआ बलून का कोई मतलब नहीं है, जो मटेरियल जो है बलून जिससे बनता है, तुम उसको चारों तरफ से ऐसे खींच दो, वो जो सरफेस बन रहा है ना, यही होता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तबला और वो सारी चीजें वो बहुत अच्छे से आप उसको भी समझ सकते हो, कोई बुराई नहीं है, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन सबसे बढ़िया मुझे जो एग्जाम्पल दिखता है और मुझे जो थोड़ा अपील करता है वो यही है, बलून। बलून का जो मटेरियल होता है उसको चारों तरफ से अगर तुम खींच दो तो वो जो सरफेस बना ना, वही है स्ट्रेच मेम्ब्रेन। हमारा जो लिक्विड का सरफेस है वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको हमेशा से यही याद होना चाहिए और यही समझाना चाहिए कि सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये लिक्विड, ये फ्लूइड नहीं, क्योंकि गैसेस में ये नहीं होता। सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स like an stretched membrane. अब तुम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का आइडिया लग गया। स्ट्रेच मेम्ब्रेन का एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है कि अगर मान लो ये हमारा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टॉप भी बना रहे हैं, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, चारों तरफ से मैंने खींचा हुआ है। तुम अगर मान लो यहां पर ब्लेड लेते हो और एक चीरा यहां से लगाते हो, ऐसे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर तुम यहां से ऐसे ब्लेड लगाते हो, ये बिल्कुल यही ऐसे ही फटेगा, फटेगा ना। ऐसा लगेगा जैसे इधर वाला जो मेम्ब्रेन का पार्ट है खींच रहा है और इधर वाला जो मेम्ब्रेन का पार्ट है वो ऐसे खींच रहा है ना। अगर ऐसे चीरा लगाएंगे तो ऐसे ही कट जाएगा। अगर हम इसको ऐसे चीरा लगाएं तो ऐसे ऐसा लगेगा कि ऐसे कोई खींच रहा है और ऐसे खींच रहा है, ऐसे ही फट जाएगा। मतलब स्ट्रेच मेम्ब्रेन में भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, मैं ब्लेड लगाने के लिए नहीं कर रहा, तो फिर तो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। अगर कोई भी एक इमेजिनरी लाइन तुम ड्रॉ कर देते हो, जैसे भी, इट्स नॉट लाइक कि तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कैसे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, तो ऐसा बिहेवियर होता है कि इसके लेफ्ट के जो मॉलिक्यूल्स है उसको इस तरह से पुल कर रहा है और इसके राइट के जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से पुल कर रहा है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल इस लाइन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर तुम इसको एक ऐसा चीरा लगाओगे, ये ऐसे ही खींच के फट जाएगा। और ये कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन हमने नहीं लिया है, ये कैसे भी तुम ऐसे करते तो ऐसे फटता, तुम ऐसे करते तो ऐसे फटता। तो पॉइंट ये है कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का ये टेंडेंसी होता है कि हम कोई भी उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स उसके लेफ्ट वाले लेफ्ट में खींचेंगे, राइट वाले राइट में खींचेंगे, ऊपर है तो ऊपर में खींचेंगे, नीचे वाले नीचे। और ये सरफेस है, याद रखो, दिस इज सरफेस। सरफेस टेंशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है, लिक्विड के अंदर नहीं जाना है अपने को, सिर्फ सरफेस पर है। तो यहां से हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं कि surface tension of any liquid is defined as force acting per unit length on that imaginary line. Surface tension of a liquid is defined as force per unit length on an imaginary line or any imaginary line drawn on it. सरफेस टेंशन का एक और भी डेफिनेशन है, सरफेस एनर्जी से डिफाइन करते हैं, बट उस पर भी आएंगे। अभी के लिए हमारा सरफेस टेंशन बेसिकली प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और फोर्स पर यूनिट लेंथ का सरफेस टेंशन। अब मान लो कि ये लेंथ L है, लेट्स से दिस सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, और ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो है इम्प्यूरिटी पर और एक होता है टेम्परेचर पर।
तो मैं पहले वो लिख लेता हूं कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड impurities. देखो, टेम्परेचर के साथ तो सीधा सीधा रिलेशन है कि सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन का जो नोटेशन है ना, बहुत जगह एस से डिनोट करते हैं, बहुत जगह इसको टी से डिनोट करते हैं, लेकिन टी टेंशन होता है और ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन और टेंशन सेम नहीं है। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ और टेंशन इज द फोर्स। तो बहुत बार क्या होता है कि टी यूज करने से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो कोई भी एक नोटेशन हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। मैं एस लेके चलता हूँ, सरफेस टेंशन को मैं एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है, एस। अगर यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये होगा। सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज। अगर हम बोले कि एस का टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रफली। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा एंड वाइस वर्सा। अब एकदम से रिलेशन क्या है हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक रफली, जैसे मान लो कोई लिक्विड वाटर है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन घटेगा, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। दूसरा इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज जो है वो सरफेस टेंशन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों तरह की इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो टेम्परेचर के साथ तो हमने बता दिया, टेम्परेचर को टी से हमने डिनोट किया, इसको टेम्परेचर लिख देता हूं मैं, टेम्परेचर। मिक्सिंग इम्प्यूरिटी mixing impurities may increase or decrease the surface tension. जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में अगर हम लोग सोप सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। दोनों एग्जांपल में एक एक दे दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है। जैसे पहला एग्जांपल है मिक्सिंग सोप सॉल्यूशन reduces surface tension. और वही अगर सॉल्ट मिक्स कर दिया, मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर, मिक्सिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, अगेन ये भी वाटर के लिए लिखा था, इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है ये प्रॉपर्टी होती है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्योर मटेरियल हो, तो सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। और कोई भी इमेजिनरी लाइन जैसे हमने लिया है उस पर अगर कितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है, अगर ये निकालना हो तो S इंटू एल ये किया जा सकता है। जैसे मान लो ये हमारा वो इमेज और ये हमारा वो मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन सरफेस लिक्विड का, और यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, लेट्स से दैट इज L। तो अब इस L लेंथ पर, इस लाइन पर लेफ्ट वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो इस तरफ से फोर्स लगा रहा होगा, तो ये टोटल फोर्स का वैल्यू F है। सिमिलरली राइट वाला फोर्स लगा रहा होगा और ये टोटल फोर्स का वैल्यू ये भी F है, एंड दिस F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू L। तो कोई भी लाइन अगर हमने ड्रॉ की है तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अब उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो पकड़ के रखे हुए हैं, नहीं तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फट जाएगा।
और ये किसी भी प्रीफर्ड डायरेक्शन ऐसा नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में ये ऐसा होता है। सरफेस टेंशन को हम लोग रीजन पर आएंगे अभी, ऐसा नहीं है कि ये रीजन नहीं आएंगे, लेकिन रीजन जानने से पहले बहुत सारी चीजें हमको पहले करनी है, तो पहले वो देखेंगे। और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये सरफेस टेंशन का रीजन का मतलब कि मेन रीजन क्या है, ऐसा सरफेस क्यों बिहेव करता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। विल सी दिस। सरफेस टेंशन अगर मान लो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक वायर फ्रेम लेते हैं, वायर फ्रेम इस तरह का यू शेप का वायर फ्रेम, या फिर पहले कुछ एग्जांपल डायग्राम वाले मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट। जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड है और उसमें एक हमने डिस्क रखा है, ये डिस्क है और ये चारों तरफ इसके लिक्विड है, चारों तरफ लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पर ही डिस्क रखा हुआ है, ठीक है ना। ये चारों तरफ इसके लिक्विड है और हम लोग डिस्क में ऐसे स्ट्रिंग बांध के इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग लाइक दिस। ये फोर्स लगाना चाहते हैं हम लोग। ये हर जगह से ये ऐसे स्ट्रिंग गया हुआ है, इस तरह से ऐसे चारों तरफ से ऐसा स्ट्रिंग से हम लोग इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ मच फोर्स दैट वी आर सपोज टू अप्लाई टू लिफ्ट दिस डिस्क इफ दिस डिस्क इज ऑफ मास m। क्वेश्चन क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी आने वाले हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स required to lift the disk. Mass of the disk, mass of disk ये हमारा m है, रेडियस r है और सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ये हमारा s। तो कितना फोर्स लगाना होगा आपसे ये पूछा गया है। चलिए ट्राई कीजिए। तो हाँ बताइए। अमलहार बताइए। mg प्लस 2πr/s। तो देखो एक तर्क और एक चीज तो जो सबको समझ में आ रहा होगा कि m मास दिया हुआ है, g उसका वेट हो जाएगा mg, तो f तो mg होना ही चाहिए। तो नॉर्मल जो आंसर है कि f इज इक्वल टू mg ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ और एक टर्म ऐड होता है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। क्यों? देखो मैं बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, मैं सोच रहा था कि कहीं से डायग्राम निकालूं और है मेरे पास, बट अभी एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है। मैं तुम लोग को एक दो एग्जांपल या फिर देखता हूँ, मैंने कहीं तो रखा है वो सारे डायग्राम्स। एक्चुअली जब ये निकालने लगेंगे ना तो जो लिक्विड का शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो। और ये थोड़ा सा अपने को फील करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा लिक्विड का शेप हो जाएगा। इस तरह से लिक्विड इसके चारों तरफ अटैच हो गया है और ये बीच में चूंकि ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, तो ये पूरा ऐसा कवर रहेगा, यू आर नॉट गोइंग टू सी। और ये ऐसे चारों तरफ से ये लिक्विड ऐसे टच कर रहा है इसको और हम इसको खींच रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो है ये एक सरफेस बनता है। लिक्विड को अगर ऊपर से देखें तो डिस्क के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन सी गई है और जब हम खींचते हैं तो ये मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है
और वो कितना लगाएगी, तो जितना रेडियस है उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2πr इज द पेरीमीटर इनटू s सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, दैट इज द फोर्स जो कि इस रिंग पर डिस्क पर एक्स्ट्रा लगेगा, और हमको लिफ्ट करना हो तो ये पूरा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो डिस्क है ना, वो डिस्क के बाहर वाटर का जो सरफेस है उसके साथ एक मेम्ब्रेन जैसा बना चुका है। अब जब हम उसको खींच रहे हैं तो मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है। ये बाइंड फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट बाइंड फोर्स नहीं है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम वाला बात नहीं है। ये सरफेस लगा रहा है, ऊपर उसको निकलने नहीं देना चाहता। इसलिए अगर यही डिस्क जो है वो एक रिंग होता, थीन रिंग, तो क्या होता? प्रश्न यहीं पर, मेरे को डायग्राम मिल नहीं रहा, लेकिन तुम लोग बात को समझ जाओगे। मेरी ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है। अगर मान लो ये रिंग है, थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस का कोई ज्यादा वो नहीं है कि ये रेडियस हमारा है r, और अब हम इसको पुल करना चाह रहे हैं। नाउ सपोज यू वांट टू लिफ्ट दिस, तो इसमें फोर्स कितना होना चाहिए? अगेन मास m रेडियस r, जो भी पहले का क्रेडेंशियल्स है सब वही कैरी फॉरवर्ड है। अब बताओ इस रिंग को, इसका ये रिंग है, रिंग और इसका फर्क समझ में आता होगा तुम लोग को। हाँ अध्याय बताए। सर mg + 4πrs। तो यहां पर हो जाएगा mg + 4πrs। अगेन 4πr क्यों? तो देखो यहां पर अंदर में भी एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये जो रिंग अगर हम लोग डालेंगे ना, तो ये जो वाटर है जब खींचने लगेंगे हम लोग बाहर, तो यहाँ पर इस तरह का एक शेप बनेगा। ये जो बाहर वाला तो बन ही रहा है, ये तो बन ही रहा है। ये अंदर वाला भी लिक्विड, अंदर में भी एक मेम्ब्रेन बनेगी जो उसको खींचेगी। दोनों जगह खींचावट होगा। ये अंदर वाले रिंग के अंदर भी एक मेम्ब्रेन बन चुकी है, और बाहर वाला तो एक मेम्ब्रेन बना ही है। तो 2πr बाहर और 2πr भीतर, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। क्योंकि रेडियस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए सीधे सीधे 4πrs लिख दिया गया। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब यही एक स्क्वायर लैमिना दे दिया जा सकता है। ये एक स्क्वायर प्लेट है। प्लेट अगर होगा तो सिर्फ आउटर पेरीमीटर लेना पड़ेगा। अगर ये एक वायर, ये स्क्वायर रिंग हो गया, सपोज सोचो ये रिंग हो गया ऐसा, तो इसमें अंदर का भी लेना पड़ेगा, बाहर का भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर इस स्क्वायर के लिए बात करें, तो इस केस में f का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg + 4 × a, साइड लेंथ अगर हमने a लिया है तो ये हो गया पेरीमीटर इंटू s। लेकिन अगर वही वायर फ्रेम, ये वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, सॉरी स्क्वायर प्लेट, और ये है स्क्वायर फ्रेम, तो इस केस में f जो होगा वो mg प्लस, अब अंदर वाला और बाहर वाला दोनों काउंट करना पड़ेगा, तो ये जगह 8a × s। तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आप देख लेना कि वो कंप्लीट प्लेट है या फिर रिंग है। रिंग है तो अंदर और बाहर दोनों का पेरीमीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि थिकनेस हर बार नेग्लिजिबल होगी। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए ऐसा दे दे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे दिया जाए लाइक दिस। ये है L, ये है B, और इसके अंदर एक ऐसा कटिंग हो, फ्रेम है ना ये ऐसा, और ये थिकनेस मतलब ये B' हो जाए, ये L' हो जाए, सॉरी ये L' हो जाए। तो अगेन लॉजिक वही है। इसके लिए f क्या लिखेंगे? तो बाहर का पेरीमीटर लिखना पड़ेगा, अंदर का भी पेरीमीटर लिखना पड़ेगा। दोनों चूंकि अलग अलग हैं तो अलग अलग ले लो। सो mg + 2 × L + B, ये आउटर पेरीमीटर है, प्लस 2 × L' + B', ये इनर पेरीमीटर हो गया। और इस पूरे पेरीमीटर को s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हो जाएगा, और mg तो खैर लगेगा ही। अगर ये पूरा प्लेट होता तो अंदर वाला फोर्स गैप कर देते, सिर्फ आउटर वाला फोर्स लेते। तो आई होप कि ये तुमको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इस तरह की चीज को वाटर के सरफेस से अगर लिफ्ट करने का बात आए, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फोर्स हम ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन?
हाँ बोलो। सर वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें वो पूछते हैं कि फोर्स टेंजेंशियली लगा है और वो मतलब समझो डिस्क हमने पकड़ा तो वो अगर मतलब वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? नहीं समझ पा रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स लिक्विड के सरफेस पर लगाएंगे। टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो वो लिक्विड लिक्विड रह पाएगा, मतलब वो सरफेस स्टेशनरी रह पाएगा? वो तो सरफेस एडजस्ट करना। टेंजेंशियल फोर्स तो कभी भी हम लिक्विड को लगा ही नहीं सकते। तो हमने यही बात से तो फ्लूइड चैप्टर शुरू किया था कि शियर स्ट्रेस बियर नहीं कर सकता। तो ये बात अभी झूठ थोड़े ना होगी। ओके कोई ओके भी सर। लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग पाएगा ना। जब भी लगेगा तो हमको परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कुछ वैसा कंटेक्स्ट, मतलब मेरे को उस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है। अगर तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुम शेयर कर सकते हो, तो लोग देखेंगे क्या है वो क्वेश्चन का मतलब। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे सरफेस टेंशन और ये जो मेम्ब्रेन बनती है ना सोप सॉल्यूशन वाली, जैसे फुग्गा, तुम लोग उसको क्या बोलते हो? ये जो सोप सॉल्यूशन में ऐसे डाल के और ऐसे फूकते हैं, या अभी तो गन बहुत सारा आ गया है, गन से ऐसे लगातार बबल निकले जाते हैं, बड़े बड़े आ गए हैं वैसे। क्या बोलते हो उसको तुम लोग? सर बबल ही बोलते हैं ना। बबल भी बोलते हैं ना उसको, सोप बबल, एयर बबल। नहीं, हिंदी में उसको बोला जाता है फुग्गा। तो वो जो फुग्गा फुलाते हैं हम लोग, तो अभी तो क्या है, बहुत ज्यादा मॉडलाइज हो गया। और 20-20, 50-50, 100-100 रुपए के आने लगे, 150-150 रुपए के आने लगे। वो पहले 2 रुपए का आता था, 1 रुपए 2 रुपए का। और उसमें होता क्या था, एक ऐसा वायर गोल बना दिया जाता था और एक पतली सी पाइप पीछे लगा दी जाती थी, और एक छोटा सा सोप सोल्यूशन दिया जाता था, बहुत छोटा सा। उसको उसमें डिप करना है और उसको पाइप में फूकना है। तो वो ऐसे भर भर के छोटे छोटे बबल निकलते थे। अब क्या है, अब इतनी बड़ी पाइप हो गई, इतना ज्यादा सोप सोल्यूशन हो गया और बड़े बड़े होल हो गए। अब उसको ऊपर से नीचे फेंको तो बहुत सारे एक साथ निकलते हैं। एक तो हमने गन देखा है, उसमें 5-6 ऑलरेडी बबल जैसे बने हुए हैं। और उसको डिप करो और गन को ऑन करो तो एयर ब्लो करता है और बहुत सारे बबल बिना फूके ऐसे ही डायरेक्ट निकलने लगते हैं। तो जब सोप सोल्यूशन में उसको जब हम डिप करते हैं ना, तो एक क्या बोलते हैं, वो जो फ्रेम होता है उसमें एक मेम्ब्रेन बन जाती है। जैसे मान लो ये एक वायर फ्रेम है, ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। ये एक वायर फ्रेम है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक मूवेबल, फ्रिक्शनलेस तरीके से ये मूव कर सके ऐसा एक वायर, मूवेबल वायर लगाया है। ये दोनों इसी के अंदर मूव करेंगे आगे, अप और डाउनवर्ड। और इसको ऐसे ही हमने लिक्विड सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो जब बाहर निकालेंगे ना, तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसा एक फाइन पतली सी लेयर बन गई है। वो पतली सी लेयर जो है वो बहुत मोटी होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो 1000 ऑफ लेयर्स होते हैं। हम लोग को देखने में ये बहुत पतली लगती है ना। तो क्वेश्चन इज कि अगर इस वायर फ्रेम को, चलो हम ऐसे रखे हैं तो तुमको लग रहा है ग्रेविटी का सपोर्ट है इसलिए, मान लो इस वायर फ्रेम को हम ऐसे रख दें टेबल के ऊपर। दिस वायर फ्रेम इज केप्ट समथिंग लाइक दिस। ये वायर फ्रेम है और ये उसका मूवेबल वायर है जो मूव कर रहा है। और यहां पर एक सो फिल्म बन चुकी है, एक फिल्म बन चुकी है। क्या लगता है, अगर हम इस वायर फ्रेम के इस वायर को छोड़ दें, ये जो मूव करने वाला वायर है इसको छोड़ दें, तो क्या ये ऐसे ही बना रहेगा, या इसमें क्या चेंजेस पॉसिबल है? हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डाला है और इसको बाहर निकाला है, और इसी जो वायर फ्रेम है इसको एज इट इज छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। हम कोई फोर्स नहीं इस पर लगा रहे। क्या होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा या फिर कुछ इसमें चेंजेस होंगे? बट डू यू थिंक? बच्चे तो आंसर करना भूल ही गए, मतलब बाकी बच्चे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी पूछ दो आंसर नहीं कर रहे हैं। छोटा, जब तुमको नहीं करना है तो हमको पूछना भी नहीं है।
हाँ मल्हार बताइए क्या होगा। सर शायद से वो जो फिल्म है वो वायर फ्रेम को मतलब वो खींचेगा अपने पास। शायद से अगर हम इसको रिलीज कर दिए ना तो ये धीरे धीरे मूव करता हुआ यहाँ पर आके चिपक जाएगा ऐसे। इस सरफेस जो है ये छोटा होता जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि लिक्विड का जो सरफेस है वो जो भी लाइन उसको मिल जाए उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन इस रॉड के ऊपर, इस वायर के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? ऐसा। इस वायर के ऊपर, ये बाकी के जो फ्रेम्स हैं उनके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? ऐसा। इस पर कैसा? ऐसा। लेकिन पहला वाला जो वायर है वो रिजिड है। ये तीनों जो फोर्सेस लग रहे हैं इस वायर को तोड़ नहीं, मतलब इसको चिपटा नहीं कर सकते। मतलब ये इतना भी ज्यादा फोर्स नहीं होता कि ये वायर को ऐसे मोड़ दे, बेंड कर दे। लिक्विड के पास, लिक्विड इतना फोर्स नहीं लगाता, लेकिन ये तो फ्री टू मूव है। ये जो वायर है ना ये तो फ्री टू मूव है। तो ये फोर्स क्या करेगा? धीरे धीरे इसको मूव करके लाता लाता फाइनली यहाँ पर ला देगा। मतलब अगर लिक्विड को इच्छा हो तो लिक्विड सरफेस मेंटेन करना नहीं चाहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं एनर्जेटिकली। सर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो लिक्विड है वो हमेशा अपनी तरफ ही फोर्स लगा रहे सरफेस टेंशन के केस में? अपने तरफ का बात नहीं है। हाँ मतलब जिस साइड से देखें उस साइड से अपनी तरफ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे स्ट्रिंग का टेंशन लगता है ना उस टाइप से, स्ट्रिंग को जिस साइड से देखेंगे उस साइड से वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। लिक्विड भी कुछ उसी तरह से कर रहा होता है। और और एक सर ये जो इंटरेस्टिंग। सिचुएशन आप बोलो। सर ये जो सिचुएशन आपने ली है वो मतलब 2D वायर फ्रेम है ना वो? हाँ 2D वायर फ्रेम है। एक वायर फ्रेम है, उसमें एक मूवेबल वायर है। हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा के और उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके बाहर निकाल दिया है। बस इतना ही है। तो अगर ओके सर। डिप करेंगे तो एक फिल्म बनेगा ना, एक उसके ऊपर एक लेयर चढ़ेगी ना। फुग्गा फुलाते हैं तो यही तो होता है। हाँ इसी को तो सर। फूकते हैं तो फिर उसमें से बबल निकलते हैं और क्या। तो इसमें भी वो लेयर तो थिन वो बनेगी ही फिल्म। और वो फिल्म को अगर हम छोड़ दें इस तरह से, एक मूवेबल वायर जो है उसको अगर रिलीज कर दें तो तुरंत वापस आके चिपक जाएगा यहाँ पर। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि एनर्जेटिकली it is unfavorable unfavorable for a liquid to maintain a surface. लिक्विड के लिए एक सरफेस मेंटेन करना, नक नहीं दिख रही। लिक्विड के लिए एक सरफेस मेंटेन करना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। मतलब बोलने का यह है कि अगर लिक्विड को मौका मिले तो अपना सरफेस मिनिमाइज करना चाहेगा। ये टेंडेंसी होती है। अगेन क्यों होती है ये भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव करता है, सरफेस मेंटेन करना नहीं चाहता है, ये क्यों ये सारा चीज होता है, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन अब तुम ऐसे समझो कि अगर कोई भी लिक्विड को मौका मिले तो वो अपना सरफेस को रिड्यूस करना चाहेगा, फैलाना नहीं चाहेगा। जैसे तुम पानी कहीं से मान लो गिरा हुआ है और तुम उसको हाथ पर ऐसा टच करो, वाटर कहीं पर ऐसा है कुछ में ग्लास में, और तुम एक उंगली से उसको जस्ट धीरे से टच करो, तो जितना दूर तुम टच करोगे उतने दूर पे तो पानी आएगा, बात सही है। लेकिन तुम देखोगे तो ऐसा बबल जैसा बन गया ऊपर। मतलब जो हम लोग का जो डायग्राम है, रफली एक डायग्राम बनाता हूं मैं। तो जैसे मान लो ये हमारा फिंगर है, तो लिक्विड जो है वो कुछ
इस तरह से आता है हाथ पर, ऐसा बिल्कुल वाइप्ड। अब ये इतने ही दूर में क्यों है, इतना पानी ऐसा 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 बिखर क्यों नहीं जा रहा? बिखर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ना, इसको होल्ड किए हुए, ये जो पानी इसके अंदर है इसको होल्ड किए हुए, फ्लो नहीं करने दे रहा। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो फ्लो कर जाता। और ये मेम्ब्रेन ऐसा है कि मिनिमाइज करना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम उसको दबाओगे तब वो फैल जाएगा, लेकिन अगर खुद से उसको छोड़ोगे तो वो ऐसा ही एक उठा हुआ शेप ले लेगा। आई बात समझ में? तो और जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स, उनका स्फेरिकल शेप क्यों होता है? थोड़ा सा टिल्टेड होता है, दैट इज नॉट प्योर स्फेरिकल, थोड़ा सा ऐसा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये स्फेयर ही होती है। अगर हम स्पेस में रेन ड्रॉप्स को देखेंगे जहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल स्फेरिकल होंगे। क्यों ऐसा होता है? वाई द लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बता सकते हो? ना बताइए, आप ये बताएं। सर क्योंकि लिक्विड हाँ, फिर बताइए। सर क्योंकि उसको कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना होता है। तो गिवन वॉल्यूम के लिए एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारा कोई गिवन वॉल्यूम है, उसमें जो सबसे कम एरिया जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का बनता है वो स्फीयर होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रहे। जैसे मान लो कोई हमको भी वॉल्यूम दे दिया गया, बोला गया कि इससे कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओ। मान लो तुमको एक मेल्ट करके भी वॉल्यूम का कोई भी गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी दे दिया गया मेल्ट करके, तुमको ऐसा कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप देना है उसको, ताकि सरफेस एरिया कम से कम हो। अगर ऐसा तुम मेंटेन करोगे तो तुमको स्फीयर ही बनाना पड़ेगा फॉर ए गिवन वॉल्यूम। फॉर अ गिवन वॉल्यूम a sphere has minimum surface area. स्फीयर का सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं। क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले ही लिखा है कि अनफेवरेबल है लिक्विड के लिए सरफेस मेंटेन करना, तो जितना कम से कम मेंटेन करना चाहेगा वो उतना ही सरफेस रखेगा। अब यहाँ पर वायर फ्रेम को अगर हमने छोड़ दिया तो लिक्विड को एक मौका मिल गया कि अपना सरफेस को रिड्यूस करना है, कर देगा। स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह भी इसको रख के देखो तो वो भी यही करेगा कि खींच के वापस यहाँ लाएगा, वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में नहीं रहना चाहेगा। और अगर हमको इसको ऐसे ही रखना है तो वी डेफिनेटली हैव टू अप्लाई सम फोर्स। बिना फोर्स लगाए इस रॉड को ऐसा नहीं रख सकते। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मान लो ऐसा कोई वायर फ्रेम है और हमने उसमें सोप सॉल्यूशन से डिप करके बाहर निकाला, तो अगर कोई इस तरह का उसमें एक मूवेबल वायर है तो इसके ऊपर हमको कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी हैव टू अप्लाई इफ दिस लेंथ इज L? अगर ये लेंथ L है और सरफेस टेंशन डेफिनेटली S हमेशा मान के चलना, तो सरफेस टेंशन S है, तो इस वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हाउ मच फोर्स दैट वी हैव टू अप्लाई? हाँ बताइए आफिया। सर 2L into S। तो भाई 2L into S, why 2L into S आप ये बताएं। सर क्योंकि लिक्विड इसके दोनों साइड से फोर्स लगाएगा। गुड। देखो ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस के कारण लग रहा है, और वायर फ्रेम में दोनों तरफ लिक्विड का सरफेस बनेगा। ये हम जो साइड देख रहे हैं सिर्फ इधर सरफेस ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक सरफेस है और दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। ये जो रेड में दिख रहा है ये हमारे सामने वाला सरफेस लगा रहा है, और ये जो ब्लू में दिख रहा है ये पीछे वाला सरफेस लगा रहा है।
दोनों इक्वली फोर्स लगाएंगे। तो F इंटू एल ऊपर वाले सरफेस के लिए, F इंटू एल नीचे वाले सरफेस के लिए, इसलिए S इंटू एल, सॉरी S इंटू एल ऊपर वाले के लिए, S इंटू एल नीचे वाले के लिए, तो 2L इंटू एस। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू एस इंटू 2। दो सरफेस है इसलिए, जैसे यहां पर हमने कहा था दो सरफेस है इसलिए ट्वाइस मल्टीप्लाई हुआ था, तो बिल्कुल वैसे ही। अब देखो, अगर मान लो कि हम इस फोर्स से धीरे धीरे इस वायर को आगे की तरफ खींचते हैं, वैसे तो ये वायर फ्रेम में ये जो लेयर बनी है सोप सॉल्यूशन की, ये बहुत थिन है, बहुत थिन। बट फिर भी अगर तुम इसको आगे की तरफ खींचोगे और ये अच्छा सोप सॉल्यूशन होगा, सपोज यहां तक तुमने इसको खींचा, तो देखोगे कि ये जो फिल्म है वो बड़ी हो जाएगी। यहां पर भी एक फिल्म बन गई, और इसको खींचने में मान लो अगर हमने इसको डेल्टा एक्स से पुल किया, डेल्टा एक्स, डेफिनेटली ये एक्सटर्नल एजेंट जो है ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ये हम जो इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं, वी आर डूइंग सम वर्क। और ये वर्क कहाँ जाएगा? ये वर्क जो है ये इस लेयर को फॉर्म करने में, क्योंकि जैसे जैसे वायर को खींचेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा। जितने दूर में हमारा लिक्विड का सरफेस था वो सरफेस अब बढ़ रहा है, और कोई भी लिक्विड के सरफेस को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को कहां से लाना पड़ेगा? नीचे से लाना पड़ेगा। मतलब देखो, इसको साइड व्यू अगर मैं देखो तो ये हमारा लिक्विड का दोनों सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस। यहाँ पर भर भर के मॉलिक्यूल्स है, अंदर में बहुत सारे लेयर्स है मॉलिक्यूल्स के, और जब ये सरफेस को बढ़ा रहे हैं तो थिकनेस कम होगी और ये मॉलिक्यूल खींच खींच के ऊपर सरफेस पर आने लगेंगे। इसके लिए यही वर्क होता है, इसी के लिए हमको वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन, यहां पर लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in increasing the surface area and that is equals to force into displacement। force कितना है? F into delta x। अब F तो हमारा है 2L into S into delta x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए, S into L into delta x into 2। अब ये यहां पर टर्म देखो, ये वाला L into delta x, ये क्या है? तो ये है एरिया, जो नया एरिया हमने क्रिएट किया है। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ इधर नहीं क्रिएट हुआ है, पीछे भी क्रिएट हुआ है, इसलिए 2 का टर्म आया। L into delta x is the new area that we have created by simply applying the force and extending the wire। और ये एरिया सरफेस का ये सिर्फ सामने नहीं क्रिएट हुआ है, पीछे भी क्रिएट हुआ है, इसलिए 2 का टर्म आया। मतलब ये जो वर्क डन है वो कहां चला गया? सरफेस टेंशन इनटू ये हमारा एक्स्ट्रा जो एरिया क्रिएट हुआ, सरफेस एरिया। और यही जो है ये स्टोर हो जाता है सरफेस एनर्जी में। सरफेस एनर्जी, सरफेस के पास एनर्जी होती है। सरफेस के पास जो एनर्जी है उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। आपको कैसे? हमने भी कुछ देर पहले ही बताया कि अगर इस वायर को हम छोड़ देंगे ना यहाँ पर, तो ये मूव करता हुआ यहाँ पर आके चिपकेगा, एंड इट विल गेन सम वेलोसिटी आल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे धीरे धीरे आएगा, ये आते आते वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब इसको वेलोसिटी किसने दी? इसका तो कुछ ना कुछ तो मास होएगा ही। तो इसको वेलोसिटी कहां से मिली? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, बाद में इसको वेलोसिटी मिल गई बिकॉज ऑफ दिस पुल। ये जो फोर्स लग रहा है इसको पुल कर देगा, तो ये जो वेलोसिटी इसको मिल रही है ये सरफेस ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब सरफेस वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है तो वर्क कर सकता है, और सकता है तो एनर्जी स्टोर करता है, तभी ऐसा कर सकता है। यानी कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एनर्जी स्टोर करता है। लिक्विड के सरफेस को बनाने में हमको एनर्जी देनी पड़ती है।
लिक्विड का जो सरफेस है वो उसमें एनर्जी होती है, वेरी सिंपल, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी कैसे निकालना है? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, वेरी सिंपल। इसको थोड़ा इस तरह से समझा जाए और इस तरह से मैं लिख देता हूं, एवरी लिक्विड सरफेस contains some energy called surface energy, which is equal to the work done by some external agent in creating that surface। जो भी सरफेस हम देखते हैं उसमें एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कैसे आई? उस सरफेस को किसी ने बनाया और बनाते समय ही उसके अंदर जो वर्क हुआ वो उसके अंदर स्टोर हो गया। लिक्विड खुद से सरफेस बनाना ही नहीं चाहता, उसको खींच के हम लोग को बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ वायर फ्रेम के एग्जाम्पल में देखा कि अगर लिक्विड को छोड़ देते तो ये सरफेस को जीरो कर देता, ये पूरा वायर फ्रेम आके यहाँ से चिपक जाता, जो हमने पहले ही बताया था। लेकिन अगर हम इसको खींच के बड़ा कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम अंदर के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के सरफेस पर लेके आ रहे हैं, और इसमें क्या होता है? वर्क होता है, और वही वर्क एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग को याद होना चाहिए। तो कभी भी हम लोग को सरफेस एनर्जी अगर पूछी जाए कि कितनी एनर्जी स्टोर है किसी भी सरफेस में, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। अगर हम एक वाटर ड्रॉप, ये हमारा वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप के अंदर ये पूरा वाटर होता है और बाहर में एक सरफेस होता है, तो इसकी जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी को मैं कुछ देर के लिए यू से डिनोट करता हूं। तो वाटर ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? अगर रेडियस आर है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। लेकिन अगर यही एयर बबल या सोप बबल जिसको बोलते हैं, टुग्गा, ऐसा, यहां पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस में कोई खास फर्क नहीं होता। थीन, बहुत थिन लेयर होती है, ये हमारा होता है सोप बबल। इसके लिए अगर सरफेस एनर्जी की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि अंदर में भी एक सरफेस है और बाहर में भी एक सरफेस है, तो दो सरफेस है तो डेफिनेटली 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक सरफेस हुआ, इंटू 2 कर देंगे तो दो सरफेस हो गया, इंटू एस, ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। और सरफेस एनर्जी से भी हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज आवर सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला, एक और डेफिनेशन यहां से मिलता है। अब तो ये पता चल गया कि हमको सरफेस में एनर्जी होती है। मान लो किसी सरफेस की एनर्जी निकाल के और पर यूनिट एरिया में उसकी कितनी एनर्जी है अगर वो निकाल लेते हैं तो वही हो गया सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज surface tension can also be defined as surface energy per unit area। यूनिट एरिया में जितना भी एनर्जी स्टोर है वही हमारा सरफेस टेंशन। तो वाटर ड्रॉप एंड सोप बबल,
ये दो हमारे मेन एग्जाम्पल हैं और इसी को हम लोग आगे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस इस पर करेंगे कि एक ड्रॉप जो है वो ड्रॉपलेट में टूटता है, ड्रॉपलेट जो है वो कंबाइन होकर ड्रॉप बनता है, तो किसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्या क्या होगा। लेकिन वो सब क्वेश्चन में जाने से पहले हम अब रीजन ऑफ सरफेस टेंशन को एक बार देख लेते हैं। व्हाई दिस हैपन कि लिक्विड का जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए अपने को माइक्रो लेवल पर चीजों को देखना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन, अब ये हमने देख लिया कि लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और ये सारी बातें एनर्जी स्टोर करता है, चाहता नहीं है मेंटेन करना। तो फिर क्यों सरफेस बनता ही है, क्यों बनता है अगर जब वो फेवरेबल नहीं है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है। तो ये सब बात को समझने के लिए हम लोग वाटर या कोई भी लिक्विड को ऐसे कंसिडर करेंगे। 3 तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हम लोग। एक मॉलिक्यूल जो वेल इनसाइड द कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल जो जस्ट सरफेस से थोड़ा नीचे है, और एक जो बिल्कुल सरफेस पर है। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये रियल लाइफ में भी ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि देखो, हम लोग को वही चीजें इफेक्ट करती हैं जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा घटित होती हैं। देश में तो वैसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमको जो इन्फ्लुएंस करता है, सपोज कोई भी अगर चैन स्निचिंग का केस होता है, इंडिया में चैन स्निचिंग के बहुत सारे केस हो रहे हैं, न्यूज में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है। लेकिन अगर मान लो अपने लोकेलिटी में कभी कुछ ऐसा हो गया, तब हम लोग को सतर्क हो जाते हैं कि अरे यार ये तो बिल्कुल पास में हो गया ऐसा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब अगर हम अपने लिए और हम लोग अपने कंटेक्स्ट में सोचे तो ये ऐसा एक दायरा होता है कि जहां तक हम मानते हैं कि यहाँ तक की चीजें हमको इफेक्ट करती हैं, इससे दूर हो गया तो मतलब वो दूर हो गया, वो हमारे लिए नहीं है, मतलब वो हम उससे थोड़े अछूते टाइप के हैं, काइंड ऑफ। तो एक मॉलिक्यूल अगर मान लो वेल इनसाइड द लिक्विड है, तो इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं, और ये हर तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, जो भी, वो चारों तरफ से फील कर रहा है और नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर कोई तनाव नहीं है इसको। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चारों तरफ बराबर मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला नाम अगर दे देना चाहो तो दे दो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी और इसको ले लो सी। बी वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें रिलेटिवली ऊपर मॉलिक्यूल्स कम पड़ रहे हैं, नीचे मॉलिक्यूल बराबर है। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये वाला पार्ट एयर का है, सेम मॉलिक्यूल नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, इस पर एक नेट फोर्स फील होता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव में ये है, सबसे ज्यादा बुरी हालत में ये है। ऐसा देखो, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हाफ कंप्लीट है। यू सी, ये जो सी वाला मॉलिक्यूल है, ये जो सरफेस पर है, ये सबसे बुरे कंडीशन में है। इस पर क्या हो रहा है कि चारों तरफ से इसको लोग खींच रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर ऊपर भी होता तो ये भी मजे में होता, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ऊपर में मॉलिक्यूल नहीं है, एयर है, और उसका जो फोर्स लगाने का तरीका है वो अलग। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये बिल्कुल तनाव में है। जैसे इसको मौका मिलेगा ये नीचे जाना चाहेगा, लेकिन नीचे जगह जाएगा कहाँ? सोचो क्लास में कोई भी बच्चा फर्स्ट बेंच पर बैठने के लिए रेडी नहीं होता, नॉर्मल टेंडेंसी है। बच्चे आते हैं तो पीछे से बैठना शुरू करते हैं। लेकिन मान लो कोई फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठा, तो फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठा तो जो सेकंड बेंच पर बैठा है वही फर्स्ट बेंच जैसा बिहेव करने लगेगा। आई मीन समवन हैज टू फेस इन फ्रंट, राइट? कोई ना कोई को तो सामने होना ही पड़ेगा। जब सब लोग पीछे ही बैठेंगे तो किसी न किसी को तो आगे होना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसको अगर मौका मिलता, कहीं जगह होता तो ये भी नीचे चला जाता, लेकिन इसके पास मौका, जगह ही नहीं है कि ये नीचे जाए, तो इसको सरफेस पर ही रहना पड़ेगा। और इस तरह के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो एक तनाव में रहते हैं, नीचे की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे। तो बिकॉज ऑफ दिस
every molecule on the surface feels a strain. एक खिंचाव महसूस करते हैं, और ये खिंचाव ही जो है वो हमारा स्ट्रेच मेम्ब्रेन का बिहेवियर लिक्विड के सरफेस पर ला देता है. एंड दिस इज द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन. अगर ये वेल इनसाइड द मॉलिक्यूल की तरह बिल्कुल वेला एकदम आराम से बैठा होता कि कहीं से ना उसको अट्रैक्शन हो रहा है ना कहीं से कोई रिपल्शन हो रहा है, वो बिल्कुल नेट फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो वो एक अलग बात थी. लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. ये एक फोर्स फील कर रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स जब लग रहा है तो यानी ये मुश्किल से यहाँ पर पड़ा हुआ है. नीचे के लिक्विड इसको नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ढकेले हुए है, तभी यहाँ पर है. अगर जैसे ही कोई नीचे मॉलिक्यूल हट जाए ना तो ये नीचे आ जाएगा, अपना जगह छोड़ देगा. तो इसलिए जो पूरा का पूरा लिक्विड का जो सरफेस है ऊपर, ये हर मॉलिक्यूल का बिहेवियर ऐसा ही है. तो वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगते हैं, तनाव में है इसलिए. आई बात समझ में? और ये एक्सप्लेनेशन है, देयर इज नो मैथमेटिकली कोई भी कि ये फॉर्मूला, ये फोर्स कितना लगता है, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या रेडियस होता है, ये सब हमको जानने का जरूरत नहीं है कि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना बड़ा होता है कितना छोटा होता है. ये बस हमको ये समझ में आना चाहिए. थ्योरेटिकली अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन थिंक ऑफ कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये होता है. अगर हम मान लो ये लॉजिक नहीं भी जानते तब भी ये बात उतनी ही ट्रू है कि लिक्विड का सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. बहुत सारे एग्जांपल है जिससे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं. तो ये रीजन है सरफेस टेंशन का. सो मॉलिक्यूल सी और द यहां पर मैं लिख देता हूं, molecules on the surface experience a net force in downward direction which causes them to remain in a strain. अब मान लो इस कंटेनर का साइज बढ़ाने का बात हुआ, तो अभी तक मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल सरफेस पर थे. अब जब सरफेस बढ़ेगा तो ये नीचे वाले ही मॉलिक्यूल उठ के आएंगे ना, ये जो बी मॉलिक्यूल यही तो सरफेस पर आना पड़ेगा. आखिर सरफेस बनेगा कैसे? जब हम सोचो फ्रंट डेस्क, फ्रंट रो है, ये क्लास के एग्जांपल से बहुत अच्छा होता है. ये हमारा एक फ्रंट रो, दो ऐसे फ्रंट रो है, तो यहाँ पर बच्चे 3 बच्चे यहाँ बैठ गए, 3 बच्चे यहाँ बैठ गए. चलो ठीक है, 6 लोगों से काम हो गया, कोई और आगे बैठना नहीं चाहता, 6 लोगों ने सेक्रीफाइस किया. अब मान लो टीचर आया और ये क्लासरूम ऐसा आया कि उसने क्लासरूम काफी वाइड हो गया, इतना दूर उसने आगे और 2 बेंचेज ऐसे लगा दिए, फ्रंट बेंच ही बड़ा हो गया. तो अब क्या करना पड़ेगा? ये जो पीछे बच्चे यहाँ से बैठे, यहाँ पकड़ के लाना पड़ेगा, चला के बैठ. तो इनको लाने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, वी हैव टू डू सम वर्क. ये ऐसे नहीं आएंगे, चिल्लाना पड़ेगा क्लास में, तब जाके यहाँ पर बैठेंगे. तो इनको लाने के लिए, ये पहले वेल इनसाइड थे, रिलैक्स थे बिल्कुल, अब इनको हम लोग ला रहे हैं फ्रंट रो में, तो हमको इसके लिए वर्क करना पड़ता है. इवन इनको भी लाने के लिए वर्क करना पड़ा था. तो इस तरीके से कभी भी कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर हो तो उसको लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वही उसकी सरफेस एनर्जी में स्टोर होता है. जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतनी ही ज्यादा सरफेस एनर्जी होती जाएगी. आई बात समझ में? अब ये सरफेस एनर्जी पर एक जो कॉमन क्वेश्चन है, और एक्चुअली एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, ड्रॉप एंड ड्रॉपलेट्स. एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है, एक छोटा ड्रॉप मतलब बहुत सारे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं. जैसे एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप है और ये टूट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है. ये है ड्रॉप और ये है ड्रॉपलेट्स. अब इसमें
रेडियस ऑफ द ड्रॉप आर, इनका रेडियस ड्रॉपलेट्स का स्मॉल आर, इनका नंबर स्मॉल एन। ये कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना दे। एक बात बताओ, क्या स्पॉन्टेनियस है? मतलब विच ऑपरेशन इज स्पॉन्टेनियस? एक बड़ा ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ना, या छोटे ड्रॉप को कंबाइन, छोटे ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाना? विच वन इज स्पॉन्टेनियस? आप ये बताएं। सर बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तो बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ना स्पॉन्टेनियस है? श्रावणी आप बताओ। सर बड़े को छोटे में तोड़ना। कृष्णा बताओ। सर छोटे को बड़े में। छोटे को बड़े में ऐड करना, क्यों ऐसा हो रहा है? सर वो सारे मतलब एक जगह आ रहा है, तो वो मतलब आजू बाजू वही सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे फिर, तो मतलब इजी हो जाएगा। थोड़ा और बेटर। आंसर गलत नहीं है तुम्हारा, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा और बेटर होना है। तुम लगभग आंसर के पास ही हो, इर्द गिर्द। इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी कुछ कमेंट कर सकते हो? ओके, मल्हार आप बताओ। सर जब वो बड़ा ड्रॉप बनेगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी सरफेस एनर्जी कम होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज एक्चुअल आंसर इसी तरह से हम लोग को देना चाहिए था। देखो, जब ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं ना, तो सबका अपना अपना सरफेस एरिया है, और जब ये कंबाइंड होके ड्रॉप बनेंगे, सोचो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, तो जब इनको कंबाइन करेंगे ना, तो बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो तो उस ड्रॉप के अंदर कहीं छोटे से पार्ट में होंगे जिसका कोई एरिया नहीं है। एरिया तो सिर्फ आउटर है। मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे, इस बात को प्रूफ कर देंगे कि ड्रॉपलेट्स का एरिया ज्यादा होता है, ड्रॉप का एरिया कम होता है। लेकिन ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, हर ड्रॉपलेट का एक एरिया है, और जब उसको कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उसका एरिया रिलेटिवली कम हो जाएगा। और हमने आपको कुछ देर पहले ही लिखवाया है कि कोई भी लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करना चाहता है, उसको मौका मिले अगर, तो जितना कम से कम एरिया वो मेंटेन करना चाहे वो कर लेगा। अब ड्रॉपलेट्स अलग अलग है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम इसको पास लाएंगे ना, तुरंत कंबाइंड हो जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से है, मैं तुम लोग को अभी कैमरा पर क्या दिखाऊं। तुम लोग जहां पर बैठे हुए हो, सिंपली क्या करो, एक उंगली पर थोड़ा सा वाटर टच भर कर दो, दूसरी उंगली पर एक वाटर टच भर कर दो, बस उसको ऐसे पास लेके आओ। जब बिल्कुल एक लिमिट से ज्यादा नजदीक लेके आओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो। जब बिल्कुल ऐसे 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 पास में लेके आओगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे, और उसके बाद फिर उसको खींच, तुम उसको अलग अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो इट विल टेक लाइक, तुमको एफर्ट डालना पड़ रहा है। और ज्वाइन करने के लिए एफर्ट डालना नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा है कि वो चिपक गए खुद से ही। और जब तुम उसको अलग कर रहे हो तो एफर्ट डालना पड़ रहा है उसके लिए। तो ज्वाइन क्यों हुए? सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहते थे, और जब तुम अलग अलग कर रहे हो तो फिर से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स को जब भी मौका मिलेगा, वो कंबाइन होकर अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेंगे, क्योंकि ड्रॉप में सरफेस एरिया कम होता है और ड्रॉपलेट्स में ज्यादा होता है। तो इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहले ये चीज क्लियर नहीं होता बच्चों को, तो इससे बहुत दिक्कत आती है कि हमारा जब कोई बड़ा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, तो इसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। और जब यही ड्रॉपलेट्स ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो रहा है। तो पहले सरफेस एनर्जी हमारे पास ज्यादा थी, अब सरफेस एनर्जी कम है, तो एनर्जी निकलेगी, कहीं तो कहीं जाएगी, तो वो हीटिंग में काम आ जाएगा, या किसी और फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जनरली वो हीटिंग के टर्म्स में होती है।
और अगर ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में तोड़ना हो तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, क्योंकि सरफेस की जो एनर्जी है और बाद में जो सरफेस की एनर्जी है वो ज्यादा है, तो ये एनर्जी कहां से आई, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। एक ड्रॉप खुद से नहीं टूट सकता, लेकिन ड्रॉपलेट्स खुद से कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना सकते हैं। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ध्यान में समझ में आना चाहिए कि एक लिक्विड ड्रॉप को तोड़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर एक ड्रॉप बनाए, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मौका मिला तो ऐसा होगा। हाँ बोलो। सर इसमें वो डाउट था कि अगर मतलब ड्रॉप का बना ज्यादा इंस्टेंटेनियस है तो जो क्लाउड्स है मतलब वो रेन ड्रॉप में कन्वर्ट ही क्यों होते हैं, मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं गिरते वो? कंडेंसेशन जो होता है ना, ये जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड जो है वो एक तरीके से तुम ऐसा समझो कि उसके अंदर वाटर है, लेकिन वो कंडेंस नहीं हो रहे। कंडेंस होते हैं तब वो रेनफॉल में आते हैं। क्लाउड, वैष्णो देवी गए हो कभी? नहीं। मतलब ये उस तरह के कोई हिली एरिया में गए हो जबकि बादल तुमको टच करते हुए जा रहा है, काइंड ऑफ? मतलब ये हाँ। सबसे सिंपल तरीके से वैष्णो देवी में दिखता है। वैष्णो देवी में लगभग हम लोग 4-5 किलोमीटर जब अभी चढ़ने के और रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि बादल हम नीचे चला जाता है और हम लोग बादल से भी ऊपर चले जाते हैं। सबसे लोअर लेवल वाला जो क्लाउड होता है ना, उसको हम लोग ऊपर उससे चले जाते हैं। उसके ऊपर भी क्लाउड होता है, लेकिन जो बारिश करने वाले जो क्लाउड होते हैं वो मोस्टली वो नीचे ही होते हैं, वेट ज्यादा होता है। उसके अंदर वाटर होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन वो वाटर नहीं होता है, उसमें कंडेंसेशन होना पड़ेगा। कंडेंसेशन के बाद ही वो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं। वो पूरा का पूरा बादल पानी नहीं होता। जैसे हम लोग उसको कैसे रियलाइज करें, स्टीम नहीं होती। बेसिकली मेरा पॉइंट ये, दैट इज नॉट स्टीम। जैसे पानी को बॉयल कर रहे हैं, तो जो पानी जो स्टीम बन के निकल रहा है, क्लाउड स्टीम नहीं होते। उसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं, हैवी होते हैं, तब जाके रेनफॉल होती है। वो पूरा पूरा ऐसे मतलब होता है। देखो, मतलब अमरावती में या फिर इधर इस रीजन में, महाराष्ट्र रीजन में बारिश जो है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो बारिश जो है वो बहुत हैवी रेन बहुत कम होता है, बड़ी बड़ी बूंदें नहीं गिरती हैं इधर। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में एक बार हम फंसे थे, और उत्तराखंड साइड में या फिर जहां पर हैवी रेनफॉल होता है, वहां पर बूंदें भी बड़ी बड़ी होती हैं। अमरावती वगैरह का जो रेन है उससे तुमको चोट नहीं लगता। ऐसा नहीं होगा कि तुम बारिश में अगर स्नान कर रहे हो तो इट विल हिट यू। लेकिन जैसे जो भारी बारिश वाले जो जगह होते हैं ना, वहां पर अगर तेज बारिश हो रही है, स्टोन फॉल नहीं है, स्टोन फॉल भी होता है, तुम देखे हो, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। तो वो भी पॉसिबल है, अगर कंडेंसेशन ज्यादा हो गया तो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। लेकिन वो लिक्विड ड्रॉप जो है ना, उसका साइज बड़ा बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। मतलब 10 मिनट बारिश होगा तो इतना पानी आ जाएगा कि कहने का नहीं। तो पॉसिबल है कंडेंसेशन जिस तरीके का हुआ, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है, टकराया पहाड़, और ये सब जो चीजें होती है ना, ये हिली एरियाज में ज्यादा होती है, जहां पर पहाड़ है चारों तरफ से। जो बादल है वो टकरा के एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट का जगह नहीं होता, तो फिर वो बारिश करते हैं। तो उस तरफ उसमें होता है, बड़े बड़े ड्रॉप में भी गिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पूरा जो क्लाउड है वो पानी नहीं होता, ये एक बात दिमाग में हमको रखना पड़ेगा। दैट इज नॉट स्टीम, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड विथ एयर, ऐसा होता है। यहां पर एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मैं लिख देता हूं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस।
और यहां से यहां अगर कन्वर्जन होता है तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस। डिक्रीजेस फेवरेबल है, ये करना चाहेगा, एनर्जी कम करना चाहेगा। इंक्रीजेस मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कि वॉल्यूम कंजर्वेशन इसमें हम लगाते हैं। वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या करता है कि मान लो कोई भी प्रोसेस हो, तुम ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो या ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहे हो, टोटल वॉल्यूम कंजर्व होना चाहिए। मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये हमारा हो गया ड्रॉप का वॉल्यूम, इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम इंटू n। और यहां से एक n r और स्मॉल r में एक रिलेशन बन जाता है, दैट इज आर क्यू इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल आर क्यू। अब डिपेंड करता है कि हमको क्या लेना है। हमको स्मॉल आर दिया गया है तो कैपिटल आर निकाल सकते हैं, कैपिटल आर दिया गया तो स्मॉल आर निकाल सकते हैं। किसको किसके टर्म्स में निकालना है ये टोटली हमारा चॉइस है। मान लो जैसे क्वेश्चन दिया गया कि ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे हैं, तो ड्रॉप का रेडियस दिया गया होगा और नंबर दिया गया होगा, तो ड्रॉपलेट्स का रेडियस क्या होगा वो निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन। कैसे? by simply saying that rq is equals to rq upon n, and यहाँ से small r is equals to r divided by n to the power 1/3। अगर हमको ड्रॉपलेट्स दिए गए हैं, उसे ड्रॉप बन रहा है तो ड्रॉप का रेडियस निकालना होगा, तो डायरेक्टली निकल जाएगा r is equals to n to the power 1/3 into r। तो कहने का मतलब है कि हमसे क्या निकालना है, ये एक रिलेशन हमको वॉल्यूम कंजर्वेशन से आ चुका है। दोनों क्वेश्चन को मैं अलग अलग नहीं बता रहा, मैं तुमको बेसिक आइडिया दे दे रहा हूं। तुमको जो क्वेश्चन दिया जाए वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक रेडियस का रिलेशन और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, इनके बीच का एक रिलेशन, ये तो हमको मिल ही गया। अब बात आती है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी की। तो देखो ड्रॉप की जो एनर्जी है ये तो तुम साफ साफ लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ ए ड्रॉप इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। और ड्रॉपलेट्स की एनर्जी अगर तुमको लिखना हो तो इसकी एनर्जी लिख सकते हो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एस। लेकिन ये तो एक ड्रॉप का हुआ, हमको ऐसे n ड्रॉपलेट्स दिए गए हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये कम होगी और ये एनर्जी ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन दोनों में सेम होगा, सेम लिक्विड है। तो याद रखना, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है, n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए ये u ज्यादा है। मैं इसको u1 और u2 नाम दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये u1 नाम दे दो इसको और ये u2 नाम दे दो। ऑलवेज रिमेंबर दैट u2 इज ग्रेटर देन u1। तो मान लो क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप को हमको ड्रॉपलेट्स में तोड़ना है, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सिंपली u2 माइनस u1 कर दो। अगर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं ड्रॉप में तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो u2 माइनस u1। कितना हीट रिलीज होगा? u2 माइनस u1। तो जो एनर्जी डिफरेंस है यही या तो हमको देना पड़ेगा या तो लिबरेट होगा। तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड और लिबरेटेड, डिपेंडिंग कि तुम कर क्या रहे हो। सप्लाई करना पड़ेगा ड्रॉप को तोड़ने के लिए, ड्रॉपलेट जब ऐड होंगे तो इतनी लिबरेट होगी और ये हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है। तो इसके बाद भी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये जो हीट निकला इससे टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये बताना है। तो उसके बाद का काम हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमको इतना समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी कैसे निकल रही है, और उसके बाद हम डेल्टा यू और एनर्जी डिफरेंस ये कैसे निकालना है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तुम कोई भी एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जैसे मान लो ड्रॉप टू ड्रॉपलेट की बात है, एक केस यहां पर मैं लिख देता हूं। फॉर ड्रॉप टू ड्रॉपलेट, ड्रॉप से ड्रॉपलेट हम लोग
कर रहे हैं, तो ड्रॉप का रेडियस गिवन होगा और नंबर ऑफ कितने ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं ये भी दिया होगा, यानी कि हमको स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? डेफिनेटली एनर्जी सप्लाइड होगा इसमें डेल्टा यू, दैट इज एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे लिखो, सप्लाइड नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट इज इक्वल्स टू U2 minus U1 n times 4 pi r square into s minus 4 pi capital R square into s। तो 4 pi s कॉमन कर लो दोनों में, 4 pi s कॉमन हो गया। अब n इंटू r, r क्या है हमारा? r है कैपिटल R बाई n, कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई s और r स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये n टू द पावर 1 है और ये n टू द पावर डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1/3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर n टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू s। ये इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी अगर हमको ड्रॉप को ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली अगर ड्रॉपलेट से उनको ड्रॉप बनाना है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कैलकुलेशन यही होगा, लेकिन उसमें स्मॉल r दिया गया होगा, कैपिटल R नहीं दिया गया होगा, हमको स्मॉल r के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस नंबर के साथ r n के टर्म्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आज हमने सरफेस टेंशन इंट्रोड्यूस किया है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द चीज खत्म कर देंगे। तो लोग मान के चलो कि अपन नेक्स्ट जो 3 क्लासेस हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसमें ये फ्लूइड चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सरफेस टेंशन 2 दिन और लेगा और 1 दिन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में कुछ ज्यादा है नहीं, 1 दिन में वो काफी है। तो 3 क्लासेस में ये हो जाएगा पूरा। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टाइम इतना ज्यादा ले लेके बताने का मतलब सिर्फ यही है कि तुमको एक स्पैन ऑफ टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। जितना हमने पढ़ाया है इस चीज को पढ़ने में अगर तुम एक एक दिन लगाते हो कि सर हमने तो सिर्फ क्लास में जो पढ़ाई हुआ सिर्फ उतना ही पढ़ा, तो ये पढ़ने में 1 दिन थोड़े ना लगेगा। ये आधे घंटे में भी रिवीजन अगर आज के आज करोगे तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो उसके के बाद बाकी टाइम क्या कर रहे हैं हम? तो हमको सम्स सॉल्व करने हैं जहां तक हुआ है, और आप लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हो, तो मान लो अगर थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, डाउट्स लेके रेडी रहो। सरफेस टेंशन पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और जब कल कैपिलरी राइज और एक्सेस प्रेशर ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तब तो लगभग हर चीज के क्वेश्चंस हम लोग करने के काबिल हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ पूछना है किसी को? ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने बताया है, एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड, ये जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मॉड्यूल में इसके 2-3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर जगह PYQs में भी मिल जाएंगे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कल एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी राइज 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। हाँ बोलिए। सर कल डाउट क्लास है क्या? डाउट है तो रख लेंगे। सर अगले वेडनेसडे पूरा कंपाइल कर लूंगा। हाँ देखो, डाउट्स का अगर तुम लोग को, हम डाउट क्लास इसलिए नहीं रख रहे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट बता रहे हैं, 5 क्लासेस ऑलरेडी तुम लोग की लग रही हैं। अब हम 1 क्लास और तुम लोग को डाउट के नाम पर बुला दें, तो अगर डाउट है तो कहो, हम लगा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई डाउट नहीं है तो उसके लिए क्लास नहीं, क्लास के बीच में ही पूछ लो अभी, उसके लिए एक्स्ट्रा 1 दिन जबरदस्ती टाइम फिक्स करवाने का बात नहीं है, मेरा पॉइंट यही है। और वो इंडिविजुअल डाउट्स होते हैं उसको ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, कोई कुछ बच्चे तो अच्छा लगता है तो हम क्लास में ही ले लेते हैं उसको,
इसलिए हमने अब रेगुलर डाउट सेशंस नहीं लगा रहे। 5 क्लास होने के बाद अब और बच्चा इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करना थोड़ा टीडियस हो जाता है। अगर जरूरत पड़ा तो हम 1 क्लास और बढ़ाएंगे, लेकिन वो जनवरी में तो नहीं लग रहा। फरवरी में अगर होगा तो 6 क्लास करेंगे, जनवरी तो 5 क्लास से ही हो जाएगा। तो देख लो, अगर लगे तो ग्रुप में, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो ग्रुप में शेयर कर दो। एक अच्छा डिस्कशन, अगर मुझे लगे कोई क्वेश्चन डिस्कस करने लगे लायक है तो उसको क्लास में डिस्कस कर देंगे, और नहीं तो ज्यादा है तो फिर अपन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।